Hello, class 7th student. Today we are going to start your chapter number 3 of your history. आज हम आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स यानी दिल्ली में जो सुल्तान्स थे जिन्होंने जिन्होंने रूल किया था उनके बारे में हम रीड करेंगे, है ना। तो now we start our chapter. We saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms in chapter 2. Did you observe that there was no mention of kingdom with Delhi as its capital? कि आपने रीजन्स यानी कि एरिया, आपने वो एरिया देखा जैसे कि कावेरी डेल्टा जो कि बहुत बड़े बड़े जो राज्य थे उनका सेंटर था। हमने ये चैप्टर 2 में रीड किया था कि आपने ये ऑब्जर्व किया था कि क्या किसी भी राज्य में किसी भी किंगडम में कभी भी ये मेंशन किया था कि दिल्ली वहाँ की कैपिटल थी, राजधानी थी। द रीजन बिहाइंड दिस was that it was only in the 12th century when Delhi emerged as an important city and gained significance. तो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाने के पीछे ये रीज़न था, ये कारण था कि सिर्फ 12th सेंचुरी थी जब दिल्ली इमर्ज हुई थी, जब अस्तित्व में आई थी और ये एक इम्पोर्टेंट सिटी बनी थी और इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी इसको मिला था, यानी इसको बहुत महत्व मिला था। टेक अ ग्लैंस एट टेबल 1 फर्स्ट. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत हु वर डिफीटेड बाय द चौहान्स. कि अगर हम इस टेबल फर्स्ट में देखें तो हमने देखते हैं कि दिल्ली जो है वो तोमार राजपूतों की राजधानी बनी थी जिन्होंने चौहानों को अजमेर के चौहानों को हराया था इन द मिड 12th सेंचुरी. दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर द रूल ऑफ तोमार्स एंड चौहान. दिल्ली जो है वो एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल यानी कि व्यापारिक केंद्र बन गया था जब तोमार और चौहान ने उसमें शासन किया था. अ लॉट ऑफ रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड मेनी टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड. बहुत सारे जैन व्यापारी यहाँ पर रहते थे और बहुत सारे मंदिर भी बनवाए गए थे. There was wide uses of coins minted here, known as दहली वाल. फिर वहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स भी यूज किए गए थे जिन्हें दहली वाल्स के नाम से जाना जाता. With the onset of the 13th century, as the Delhi Sultanate established the transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of subcontinent was started. कि जब ये 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये जो दिल्ली सल्तनत थी, ये दिल्ली को एक कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था दिल्ली के सुल्तानों ने, और इसके अंदर में बहुत बड़ा एरिया हमारे इस कॉन्टिनेंट का आना स्टार्ट हो गया था. टेक अ ग्लैंस एट टेबल 1 एंड आइडेंटिफाइड द 5 डायनेस्टीज दैट कंस्टिट्यूट द दिल्ली सल्तनत. टेबल 1 को देखेंगे तो हम देखेंगे कि 5 डायनेस्टीज थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में आए थे. Many cities were built by the Delhi Sultans in the area which is known as Delhi. फिर दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारी सिटीज बना दी थी जिसको दिल्ली के नाम से जाना गया. आप मैप को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली ये कुन्हा, सिरी और जहांपना भी इसमें है. अब जैसे कि आप यहाँ देखिए द रूलर्स ऑफ दिल्ली, इसमें राजपूत डायनेस्टीज में आए थे तोमार में कौन आया था? अनंगपाल. कौन आया था तोमार में? अनंगपाल. ये 1130 से 1145 तक का. उसके बाद चौहान आ गए 1165 से 92 तक. इसमें पृथ्वीराज चौहान था जो एक पावरफुल राजा था 75 टू 92 में. उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर्स आ गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन. इन्होंने लगभग अर्ली तुर्किश रूलर्स ने 1206 से 1290 तक रूल किया था. उसके बाद में आ जाती है खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दो रूलर्स हुए थे जिन्होंने 1290 से लगाकर 1390 तक रूल किया था. और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने अलाई दरवाजा बनाया था और इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश तोम बनवाया था. फिर आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी में 1320 से लगाकर 1414 तक इन्होंने अपना रूल किया था. इनमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे. फिर आती है आपकी सैयद डायनेस्टी, है ना. और फिरोज शाह तुगलक जो था इसने अपना टॉम बनवाया था. फिर आता है सैयद डायनेस्टी जिसमें आती है खिज्र खां जिसने 1414 से 1451 तक रूल किया था. उसके बाद में आती है लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी हुआ था जिसने 1451 से 1489 तक रूल किया था. और ये जो लोधी डायनेस्टी है 1526 तक रही थी. अब हम
दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बारे में फाइंड करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से सुल्तान थे और कैसे वो आए थे। No wonder inscriptions, coins, and architecture provide a lot of information, but more valuable are histories, Tariq, Tawariq, written in Persian under the Delhi Sultans. It was taken as administration language. कि अगर हमें ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कोई आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शन और सिक्कों से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो ज़्यादा वैल्यूएबल है हिस्ट्रीज के वो क्या है, तारीख और त्वारिख, है ना, जो कि पर्शियन में लिखे हुए हैं और दिल्ली के सुल्तानों के अंडर में इनको एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज में लिया जाता था। अच्छा, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बनाने की 4 लेवल्स यहाँ पे बताए हुए है ना। ए वाला जो है मेकिंग द पेपर, सबसे पहले पेपर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है, उसके बाद में मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट मेन वर्ड्स, फिर गोल्ड को पिघलाया जाता है ताकि वर्ड्स को जो हाईलाइट किया जाए जिस पैसेज को, है ना, और उसके बाद में मेकिंग द बाइंडिंग, फिर उसको लास्ट में बाइंड किया जाता है। The authors of Tariq were regarded as men with knowledge, secretaries, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, focusing on the importance of just rule. कि त्वारिक को लिखने वाले जो थे, जो लोग थे, जो मैन थे, वो कौन कौन होते थे, वो जिनके पास में नॉलेज होता था, और जैसे कि सेक्रेटरीज है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई पोइट होते थे, कोई कॉर्टियर्स यानी कोई दरबारी होते थे, है ना, जो जिन्होंने वो इवेंट देखे हो या उन्होंने गवर्नेंस को उसके ऊपर रूल करने के लिए एडवाइस किया हो, है ना। तो जस्ट रूल के लिए फोकस इसमें दी जाती थी। फिर आता है द सर्कल ऑफ जस्टिस। फ़ख्र ए मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी। फ़ख्र ए मुदब्बिर ने 13th सेंचुरी में लिखा था, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promote justice and honest governance. उसने कहा था कि एक राजा बिना सिपाहियों के नहीं सरवाइव कर सकता है, सिपाही बिना सैलरीज के सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सैलरीज जो है वो किसानों से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता उससे आती थी, लेकिन किसान जो रेवेन्यू तभी पे कर सकते थे जब वो उसको पे करने में सक्षम हो और वो खुश हो, और ये तभी हो सकता है जब राजा उन्हें सही तरीके से न्याय दे और एक न्यायपूर्ण सरकार वो चलाए। ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट। हमेशा ये एडिशनल पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। त्वारिक को लिखने वाले जो ऑथर थे वो ज़्यादातर सिटीज़ में ही रहते थे, गाँव में तो कभी कभार कोई ही रहता था। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स विद द इंटेंट ऑफ रिसीविंग रिच रिवार्ड्स। और वो क्या करते थे, सुल्तान के लिए हिस्ट्री इतिहास लिखते थे, है ना, और इसके बदले में उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड यानी कि प्राइजेस भी मिलते थे। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. However, their ideas were not shared by everyone. ये जो ऑथर थे वो रूलर को क्या करते थे, एडवाइस देते थे, सलाह देते थे जब ज़रूरत होती थी सोशल ऑर्डर पे, चाहे जैसे कि बर्थ राइट है ना, या फिर जेंडर डिस्टिंक्शन है। उनके जो आइडिया होते थे वो हर किसी से नहीं शेयर किए जाते थे। सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया became sultan in 1236। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया जो कि 1236 में सुल्तान बनी थी। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज Minhaz-e-Siraz recognized that as compared to all her brothers, she was more able and qualified. स्टार्टिंग में ही मिन्हाज ए सिराज को ये समझ में आ गया था कि उसके सारे जो भाई हैं जिन उनके कंपैरिजन में जो रजिया है वो ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा क्वालिफाइड है, बट टू अ क्वीन एज रूलर ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। लेकिन वो एक रानी को रूलर बनाने के पक्ष में नहीं था, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं था। ऑल हर आइडिया टू रूल इंडिपेंडेंटली, नन ऑफ द नॉबल्स वर हैप्पी। इन 1240 शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। फिर उसके जो सारे जो आइडिया थे वो स्वतंत्र होते थे, उस पर कोई भी जो उसके जो दरबारी थे
दरबार में जो लोग थे वो कोई भी उससे ऐसा नहीं था कि खुश नहीं था, लेकिन फिर भी कोई भी खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वो रानी को रूलर नहीं चाहते थे, इसलिए। और 1214 में उसको रिमूव फ्रॉम द थ्रोन, उसको ताज से हटा दिया गया। अच्छा, व्हाट मिन्हाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया? रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज क्या सोचते थे वो हम देखेंगे। Minhas Silas thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God, according to which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? कि ये क्या सोचते थे कि ये सोच जो भगवान की जो सोशल ऑर्डर बनाए हुए उसके खिलाफ है ना। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वुमेन जो है वो सिर्फ सबॉर्डिनेट होती है मैन की, उसको सहायता कर सकती है। इसीलिए वो कहता था कि भगवान के रजिस्टर में, उसके अकाउंट में कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं था कि मैन को नीचे गिराया गया हो, तो फिर उसको कैसे सारी पावर, सारी क्वालिटी मिलती है। रजिया mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish on her inscriptions and coins. So रजिया ने इल्तुतमिश की डॉटर होने के बारे में अपने इंस्क्रिप्शंस में और सिक्कों में मेंशन करवाया था। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमादेवी of the Kakatiya dynasty of वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। मॉडर्न जो आंध्र प्रदेश है उसका एक पार्ट था काकातिया। वहाँ की जो रानी थी रुद्रमा देवी, है ना, उन्होंने भी ये किया था। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। रुद्रमा देवी ने इंस्क्रिप्शन में अपना नाम चेंज करवा दिया था और उन्होंने ये दिखाया था कि वो एक आदमी है। Another Queen Didda ruled in Kashmir 980 to 1003. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, an obviously affectionate term given to a loved rulers by her subjects. फिर एक दूसरी क्वीन थी दिद्दा जिसने कश्मीर में रूल किया था। उसका टाइटल जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कि दीदी या फिर बड़ी बहन जिसका मतलब होता है। और ये बहुत ही लविंग था जो टाइटल उसको दिया गया था, किसके द्वारा? उसके जो भी सब्जेक्ट्स थे, जो उसने काम किए थे उसके अकॉर्डिंग। अब आपका आता है फ्रॉम ग्रासियो टाउन टू एम्पायर। फ्रॉम गारिसो टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द सल्तनत। कैसे दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ था, कैसे वो बढ़ा था। The Delhi Sultanate control rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons in the early 20th century. ये जो दिल्ली सल्तनत है वो पहले गैरिसन्स, वहाँ के जो अर्ली 20th सेंचुरी में लोग थे उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। द सुल्तान्स वर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज एट हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज वर नॉट कंट्रोल्ड बाय देम। और जो सुल्तान थे वो व्यापार के लिए या कोई भी ऐसा दूसरा कुछ होता था उसके लिए वो डिपेंडेंट रहते थे। इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली। और फिर ये जो गैरिसन टाउन था इसको बंगाल और सिंध, दिल्ली से कंट्रोल करना बिल्कुल भी सही इजी नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट था। द वीक कम्युनिकेशन रूट्स could be broken by rivalry, batters and even bad weather. ये जो क्योंकि रूट जो था वो चाहे कोई राइवलरी, उनके प्रतिद्वंदी हो, कोई युद्ध की वजह से या खराब मौसम की वजह से क्या होता था, उनका कम्युनिकेशन जो था वो वीक कम्युनिकेशन का जो रूट था, कम्युनिकेशन आपस में बहुत ही कम, रूट वीक था, कम था। मंगोल इन्वेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड गवर्नर्स who rebelled at any sign of Sultan's weakness also changed दिल्ली's authority. फिर अफगानिस्तान की जो मंगोल आक्रमणकारी थे और जो भी गवर्नर थे उन्होंने देखा सुल्तान की कमजोरी को, उन्होंने पहचान लिया और फिर उन्होंने दिल्ली की अथॉरिटी को चैलेंज किया। The Sultan barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghayasuddin Balban and under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. It expanded further.
सुल्तान सही तरीके से वहाँ पर सल्तनत में सरवाइव नहीं कर पाए वो चैलेंजेस, और फिर क्या हुआ कि जो गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इनके टाइम में फिर थोड़ा एक्सपेंड होता गया, ये जैसे जैसे आक्रमण करते गए तो थोड़ा थोड़ा एरिया एक्सपेंड होता गया। Building strong hinterlands of the garrison towns was the aim of the first set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate. कि ये जो गैरिसन टाउन था, है ना, गैरिसन टाउन का जो एम का क्या था कि पहले कैंपेन जितने भी अंदर वाले जो फ्रंटियर हैं सल्तनत के, उनसे मुकाबला करना, उनको हटाना। Forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and hunter gatherers and pastoralists were asked to move out from their habitat during these campaigns. इस अभियान में क्या किया गया, जंगलों को काटा गया, जंगलों को काटा गया, है ना। जो हंटर गेदरर्स थे, जो भी वहाँ पर चारागाह चराने वाले चरवाए वगैरह थे, उनको कहा गया था कि वो वहाँ से हट जाए। एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज एंड दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स। फिर खेती को बढ़ावा दिया गया और ये जो ज़मीन थी वो किसानों को दे दी गई। In order to protect root and to promote regional trade, new forestries, garrison towns and towns were founded. फिर ताकि ट्रेड रूट को बचाया जा सके, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया, रीजनल ट्रेड है, जो भी वहाँ पर फोर्ट्रेस वगैरह, जो भी टाउन्स वगैरह, वो देखे गए कि कैसे वहाँ पर और अच्छे से सेटलमेंट किया जा सकता है। Along the external frontier of the Sultanate, the second expansion took place. फिर जब बाहर की तरफ से फ्रंटियर, बाहर की सीमाएं जो थी सल्तनत की, उनके साथ में दूसरा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में साउदर्न की तरफ एक्सपेंशन बढ़ना स्टार्ट हुए वो लोग, एंड एंडेड विथ मोहम्मद तुगलक, जो कि मोहम्मद तुगलक के साथ खत्म हुआ। Sultanate armies captured elephant, horses and slaves and took away precious metals in their campaign. फिर सल्तनत की जो सेनाएं थी, उन्होंने हाथी, घोड़े, नौकर वगैरह और जो बेशकीमती जो मेटल होती थी वो सब इस अभियान में ले लिए थे, छीन लिए थे, ये कह सकते हैं, जहां पर भी उन्होंने आक्रमण किया। The armies of the Delhi Sultanate marched across a large part of the subcontinent by the end of Muhammad Tughlaq's reign 150 years after somewhat humble beginnings. कि दिल्ली सल्तनत की जो सेनाएं थी, जिसका बहुत बड़ा पार्ट मोहम्मद तुगलक के साथ में ख़त्म हो गया था, लगभग 150 सालों बाद में फिर से नई स्टार्टिंग हुई थी। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड गेन कंट्रोल ओवर सिटीज़। उन्होंने जो भी उनकी प्रतिद्वंदी सेनाएं थी उनको हराया था और सिटीज़ के ऊपर कंट्रोल लिया था। द सल्तनत प्रोवाइडेड जस्टिस इन इट्स ड्रीम एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री। फिर सल्तनत ने न्याय प्रोवाइड करवाया और जो पीजेंट्री यानी किसान जो थे उनसे टैक्सेस भी कलेक्ट किए। बट ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी, हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ऑन देम। लेकिन इतनी बड़ा एरिया, इतनी बड़ी टेरिटरी होने के कारण कैसे आप उसको पूरा कर सकते हो, कैसे आप सही तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, ये देखा गया। फिर आता है द मस्जिद। मस्जिद क्या होती है? अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक। अरबिक में मॉस्क्यू को ही मस्जिद कहा जाता है। अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम prostrates in reverence to Allah in a congregational mosque. Muslims perform their prayers together. Member of congregation choose the most respected learned male as their leader for the rituals of prayer. He also deliver the sermons khutbah during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Makkah. In India, this direction is to the west and is called Qibla. मस्जिद को, मॉस्की जो होती है उसी को अरबिक में मस्जिद कहा जाता है। इसमें ये फिर एक अपना नमाज वगैरह अदा करते हैं, प्रेयर करते हैं, फिर एक इमाम चुनते हैं, अपना एक लीडर चुनते हैं जो उनके खुतबा करवाता है। और ये मक्का की तरफ अपना फेस करके, हमारे इंडिया में वेस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ फेस करते हैं ये लोग, और फिर अपनी नमाज अदा करते हैं, है ना। ये कुव्वत अल इस्लाम, ये एक मॉस्क्यू है, ठीक है, जो लास्ट 12th सेंचुरी के टिकट में बनी थी। ये जो मॉस्क्यू है ये दिल्ली सल्तनत में
फर्स्ट सिटी मेड बाय द दिल्ली सल्तनत रिलेटेड टू द एक्सपेंडेड इन द क्रॉनिकल्स। ये जो पुरानी सिटी है, पुरानी दिल्ली आप जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर ये है। ठीक है, ये एक बेगमपुरी मॉस्क्यू है जो मोहम्मद तुगलक के टाइम में बनी थी। फिर उसके बाद में ये एक मौत की मस्जिद है जो जमाली कमाली, मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली उनके द्वारा बनवाई गई थी। सिकंदर लोदी के टाइम में बनवाई गई थी। ऐसे बहुत सारे, जब दिल्ली सल्तनत जब थी उस टाइम ऐसी बहुत सारी मॉस्क्यूज बनवाई गई थी। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। खलजीज और तुगलक्स के बारे में हम देखेंगे। Reliable governors and administrators were needed for the expansion of a kingdom like the Delhi Sultanate। दिल्ली सल्तनत के जैसे अगर किसी किंगडम को बढ़ाना है तो उसके लिए एक अच्छी जवाबदेह जिम्मेदार सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ही ज़रूरत होती है उसकी। द अर्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत The early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called bandagaon in Persian rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors। कि जो पहले जो दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान थे स्पेशली इल्तुतमिश, वो क्या करते थे, स्पेशल जो नौकर है उनको खरीदते थे आर्मी सैनिक सेवाओं के लिए, जिनको बंदागांव कहते थे पर्शियन में। उनको जैसे घुड़सवार हैं, पैदल चलने वाली जो सेनाएं हैं, है ना, उनको। और फिर ये चीफ ट्रेंड्स और एरिस्टोक्रेट जो है उनको क्या करते थे, गवर्नर ऐसे अपॉइंट किया जाता था। इन ऑर्डर टू हैंडल सम ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम दे वर ट्रेंड केयरफुली। फिर ताकि वो पॉलिटिकल ऑफिसेज को अच्छे से संभाल पाए, इसके लिए क्या किया जाता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है। The Sultan could trust and rely upon them because they were totally dependent upon their master। सुल्तान जो होते थे वो उनके ऊपर विश्वास करते थे क्योंकि उनको टोटली मास्टर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। Slaves rather than sons। अब नौकर और बेटों में क्या फर्क था, कैसे? तो सुल्तान्स वर एडवाइस, सुल्तानों को एडवाइस किया जाता है, क्या कहते हैं, अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। Wise men have said a worthy and experienced slave is better than a son। कि जो होशियार लोग, जो समझदार लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि एक बुरे बेटे से अच्छा है कि आप एक अच्छा समझदार और एक्सपीरियंस स्लेव रखो। स्लेव मीन्स नौकर। द कल्ट ऑफ बंदगांव being used by the खलजीज एंड तुगलक्स। बंदागांव में कंटिन्यू खिलजी और तुगलक के टाइम भी थे, मतलब इसी तरीके से सैनिक रखे जाते थे। दे ऑल्सो रेस पीपल ऑफ हम्बल बर्थ टू हम्बल पॉलिटिकल पोजिशन हु वर ऑफन देयर क्लाइंट। वो उन लोगों को भी उठाते थे जिनका की हम्बल पॉलिटिकल पोजीशन जिनकी होती थी, और फिर उन्हीं के बेटे वगैरह उसको, उनको ये पोस्ट वगैरह दे दी जाती थी। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। उनको जनरल्स और गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट किया जाता था। दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इसी से ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट बन गया। Clients and slaves were loyal to their master and patrons but not to their heirs। जो भी क्लाइंट्स थे, जो नौकर थे, वो अपने मास्टर, अपने मालिक के प्रति बिल्कुल लॉयल वफादार थे, लेकिन अपने वारिस, जो उनके बाद के जो वारिस हुए, उनके प्रति वो वफादार नहीं थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स resultingly the conqueror of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility। जो नया सुल्तान होता था वो अपने खुद की सर्वेंट्स रखता था, उसका रिजल्ट ये होता था कि जो नया राजतंत्र होता था उसमें पुराने और नए जो दरबारी वगैरह जो भी होते थे उनके बीच में विवाद जरूर होता था, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद। The authors of Persian Tariq often criticize the Delhi Sultans for appointing the low and best born to high offices। Also, the patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked renowned personals। कि जो तारीख होते के जो लेखक होते हैं, लिखने वाले होते हैं, उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया कि जो दिल्ली के जो सुल्तान होते थे वो जो निचले तबके के जो होते थे उन्हें हाई ऑफिसेस के लिए अपॉइंट करते थे,
क्योंकि ये जो लोग होते थे वो हम्बल होते थे इसलिए। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। अब सुल्तान मोहम्मद तुगलक के ऑफिशियल्स अगर हम देखें तो अजीज खुमार, विंस डिस्टिलर, फिरोज हुजाम, अबारबर, मन्ना तबक, अकुक एंड टू गार्डनर्स, लड्डा लादा एंड पीरा, ये सब उसके बहुत अच्छे दरबारी थे, ऑफिशियल्स थे। बारबर एक नाई, कुक, वाइन डिस्टिलर यानी शराब का जो था वो शराब देने वाला उनको, है ना, और उसके गार्डनर थे दो, लादा और पीरा। इनको सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने बहुत हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अपॉइंट किया था। फिर जियाउद्दीन बारानी, a mid 14th century chronicler, considered their appointment as a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। फिर जियाउद्दीन बारानी जो 14th सेंचुरी के मिड में राजा बना था, उसने ये सारे अपॉइंटमेंट को सुल्तान का लॉस बताया और फिर उसने हो सकता है उनको हटा दिया। The Khalji and Tughlaq monarch had also appointed military commanders as their The Khalji and Tughlaq monarch also appointed military commanders as territory governors of varying sizes like the earlier sultans। जैसे अर्लियर पहले के सुल्तानों ने किया था उसी तरीके से खिलजी और तुगलक जो राजा थे उन्होंने भी अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग मिलिट्री कमांडर को टेरिटरी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया था। These lands were called इक्ता and their holder was known as इक्तादार और मुक्ति। ये जो ज़मीनें थी ये इक्ता कहलाती थी, है ना, और इनके जो होल्डर थे जो उनको कहते थे इक्तदार या मुक्ति। The duty of the muktis was to maintain law and order in their iktas and to lead military campaigns। कि इनका क्या काम होता था मुक्तीस का, कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना अपने अपने एरिया में और मिलिट्री अभियान चलाना। द मुक्तीस कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज। रेवेन्यूज वर ऑल्सो यूज टू पे देयर सोल्जर्स। ये जो मुक्ति जो होते थे वो रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे ताकि वो उनको सैलरी मिलती थी मिलिट्री सर्विस के लिए, और रेवेन्यूज जो थे वो उससे वो अपने सोल्जर्स को, सिपाहियों को पे करते थे। The offices of muktis were not inheritable and were assigned with iktas for a short period of time। इनके जो ऑफिसेस होते थे वो इनहेरिटेबल या नहीं होते थे, उनको जैसे जैसे शॉर्ट टाइम के लिए इक्तास के साथ रख दिया जाता था जहां उन्हें चाहे वो ऑफिस बनाए। बिफोर बीइंग शिफ्टेड दे मेड द कंट्रोल ओवर मुक्तीस वाज मोस्ट इफेक्टिव। और शिफ्ट होने से पहले वो क्या करते थे, पूरे मुक्ति के ऊपर अपना प्रभावी कंट्रोल बना लेते थे। ज़रूरी नहीं था कि वो मुक्ति हमेशा वहीं रहते, हमेशा वहीं वो नहीं रहते, लेकिन फिर वो क्या करते थे, कुछ टाइम के लिए रहते थे लेकिन अपने आप को वो प्रभावी साबित कर देते थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वर रिगर्सली इम्पोज। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में ऐसी बुरी कंडीशंस इन सर्विसेज की थी। In order to check the amount of revenue collected by muktis, accountants were appointed by the state। कि मुक्तीज ने कितना कलेक्शन कलेक्ट किया रेवेन्यू, उसके लिए अकाउंटेंट रखे जाते थे स्टेट के द्वारा। Care was taken that the mukti kept the required number of soldiers and that he collected only the taxes prescribed by the state। फिर मुक्ति ध्यान रखते थे जो भी नंबर ऑफ सोल्जर्स थे उनके बारे में, और जो भी टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे जो स्टेट ने बनाए थे वो सैनिकों के द्वारा वो कलेक्ट करवाए जाते थे। The Delhi Sultans forced the landed chieftains, the Samantas, aristocrats and rich landlords to accept their authority as the hinterland of the cities came under their control। दिल्ली सुल्तान जो क्या करते, जो मुखिया होते थे उनको फोर्स करते थे सामंतास को और जो ज़मीनों के बड़े बड़े जो स्वामी थे उनको, कि वो अब अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ले, है ना, और वो अपने कंट्रोल में सिटीज़ को ले लेते थे। द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम स्टेट के अंडर में ले लिया गया था। द लोकल chieftains were forced to pay taxes as their rights to levy tax were revoked। जो लोकल जो मुखिया होते थे वो फोर्स करते थे टैक्स पे करने के लिए, और जितना वो उनके जो अधिकारों के अंदर जो भी आते थे वो,
द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्ड द लैंड एंड रिकॉर्ड्स वर मेड। सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी उनके अधिकारी होते थे वो नापते थे ज़मीनों को और रिकॉर्ड बनाते थे। द सल्तनत वॉज सर्व्ड बाय सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंड फॉर्म एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एक्सेसर्स। देयर वर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। सल्तनत में कुछ जो पुराने जो चीफ्टेंस थे, मुखिया थे, ज़मीनों के स्वामी थे, वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स और एसेसर्स उनको बनाया जाता था और 3 टाइप से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। फर्स्ट था ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खारज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट हाफ ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। किसान जो भी उगाता, जो भी कल्टिवेशन वो करता, उसका आधा पार्ट खारज के रूप में उसको देना पड़ता। ऑन कैटल के रूप जितने वो कैटल पशु रखता उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ता। ऑन हाउसेस, जैसे घर होते वैसे उनको टैक्स देने पड़ते। It is essential to remember that large part of the subcontinent remained beyond the control of the Delhi Sultan। कि आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे दिल्ली सल्तनत के अंदर सुल्तान के कंट्रोल में एक इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट था। To control distant provinces like Bengal from Delhi was difficult, and the entire region became independent soon after annexing southern India। कि दूर के जो प्रोविंसेस, जो राष्ट्र थे, प्रांत थे, जैसे कि बंगाल, तो वहाँ से दिल्ली से बंगाल को रूल करना इजी नहीं था और धीरे धीरे क्या हो गया, फिर वो पूरा जो रीजन था वो इंडिपेंडेंट हो गया। सल्तनत फोर्सेस could not enter the Gangetic Plain as there were forest areas। सल्तनत की जो आर्मीज थी, जो फोर्सेस थी, जो सेनाएं थी, वो गंगेटिक प्लेन में एंटर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर तो बहुत घने जंगल थे। इन दीज रीजन्स द लोकल चिफ्टेंस एस्टैब्लिश देयर रूल। यहाँ पर वहीं के जो लोकल जो मुखिया होते थे, जो लीडर होते थे, वो अपना शासन चलाते थे। इट वॉज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। देयर रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरिया। यहाँ पर अगर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कंट्रोल किया भी है तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए। चीफ ट्रेंस एंड फोर्टिफिकेशन। अब चीफ ट्रेंस यानी कुछ जो वहाँ के लोकल जो मुखिया थे उनके बारे में है। इब्न बतूता, अ 14th century traveler फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका, एक्सप्लेन द चीफ ट्रेंस ऑफ टाइम। इब्न बतूता एक यात्री था जो मोरक्को से आया था, अफ्रीका मोरक्को से। उसने चीफ ट्रेंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था। fortified themselves in mountain, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groves। कि जहाँ बांस उगते हैं, जैसे बेम्बू उगते हैं, वैसे उन्होंने अपने आप को वहाँ पर जमा रखा था। इन इंडिया द बेम्बू इज नॉट होलो, इट इज़ बिग। इंडिया में बेम्बू जो है वो अंदर से खोखला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इट सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। इसके कुछ पार्ट तो ऐसे हैं कि जहाँ पर जंगलों में जब आग लगती है तो आग भी उनको छू नहीं पाती है। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। द चीफ ट्रेंस लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज ramparts inside which are their cattle and their crop। जो चीफ ट्रेंड से यानी कि वहाँ के जो लोकल जो मुखिया वगैरह लोकल जो लोग होते थे वो इन जंगलों में रहते थे और फिर वो इन्हें रामपाट यानी जहाँ पर इसके अंदर वो अपने पशुओं को रखते थे, जहीं पर वो खेती करते थे। देयर इज़ ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन, वहाँ पर उनके लिए पानी भी होता था। दैट इज़ रेन वाटर विच कलेक्ट देयर, जो कि बारिश का पानी होता था जो वहाँ पर इकट्ठा होता था। Hence, they cannot be stopped except by powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instrument। फिर वो बांस को काट काट के स्पेशली इंस्ट्रूमेंट बनाते थे जिससे वो लड़ते थे और कोई भी आर्मी जो है वो उनके वहाँ पर पहुँच नहीं पाती थी।